बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पीएच के बारे में, आयनाइजेशन के बारे में, और हमने के ए एसोसिएशन, आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और फिर उसका लॉग पी के ए, इसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब ये जो पोर्शन थोड़ा सा रह गया है, इसके अंदर हम हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीकेए। ठीक है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या आप पीकेबी अगर बेस की बात करें तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं और रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो असल में क्या है, ये हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, इट is used to find the relationship between the ionized and unionized weak electrolyte species। ठीक है, तो जो आयनाइज हो जाएंगे हमारे, जब हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड जो है वो वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, तो वो आयनाइज फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। इन केस ऑफ एसिड, प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा और वो कंजुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंजुगेट बेस एंड व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड। तो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दी थी। ये एसिडिक एसिड, अगर फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, जब इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये एसीटेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो एसिडिक एसिड इज़ वीक एसिड एंड एसीटेट आयन इट इज़ इट्स कंजुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस है जो कि एसिटिक एसिड से बना है। अब एसिटेट आयन जो है, इसके ऊपर नेगेटिव आयन होता है, और ये नेगेटिव आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके वापस एसिटिक एसिड जो है वो बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। सो अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आयनाइज एंड अनआयनाइज स्पीशीज ऑफ एसिड्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसके लिए ये हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री भी है। अगर ब्रीफली अगर आपको हिस्ट्री बताऊं, तो दो साइंटिस्ट थे, एक था लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन और एक साइंटिस्ट था जिसने हेसलबैक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट की थी। सो हेसलबैक जो साइंटिस्ट था वो कार्ल अल्बर्ट हेसलबैक था, और एक लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन, ये दो केमिस्ट थे। जो हेंडरसन साइंटिस्ट है उसने 1908 के अंदर जो है ये प्रपोज की थी ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, पीएच फाइंड आउट करने के लिए या पीकेए फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपके पास कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस या वीक एसिड की कंसंट्रेशन मौजूद है, तो उससे हम ये पीकेए और पीएच की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक डिस्कवरी थी 1900 के आगाज़ के अंदर। फिर उसके बाद हेसलबैक ने 1916 के अंदर इसको यूज़ किया, इस इक्वेशन को यूज़ किया बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, और उसने ये एक्सप्लेन किया कि ब्लड के अंदर किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम रखा हुआ है कि अगर हम कोई एसिडिक चीज़ ऐड कर देते हैं या बेसिक चीज़ ऐड कर देते हैं, तो ब्लड किस तरीके से पीएच को मेंटेन करता है। सो असल में हम ये इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं कि पीएच की रिलेशनशिप है डायरेक्टली कोरिलेटेड है पीकेए के साथ। सो pH, this equation relates the pH of an aqueous solution of an acid to the acid dissociation constant of the acid। तो pH का कोरिलेशन है इसके अंदर, आप फाइंड आउट कर सकते हैं pKa के साथ। ठीक है, तो इसको हम भी डिस्कस करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किस तरीके से असल में डिराइव की गई है, ये इक्वेशन आई किस तरह से है। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर के के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको उसकी समझ नहीं आई या अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो लिंक मैं जो है वो इसी वीडियो के कैप्शन में जो दे दूंगा, वो एक दफ़ा आप ज़रूर देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये बेसिक इक्वेशन है। कोई भी वीक एसिड है, मैंने आपको बताया था एसिड को लिखने का तरीका ये है H और A। H जो है वो डोनेट हो जाएगा प्रोटॉन, एसिड जो है ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और ये कंजुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी बात डिस्कस हुई थी लास्ट लेक्चर में कि ये जो प्रोटॉन पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मैंने वीक एसिड पानी के अंदर डाला है, ये प्रोटॉन जब डोनेट होगा तो प्रोटॉन खाली अलहदा फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं इसके साथ। अब इस इक्वेशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एसिड जो है वो आपने थोड़ा सा ऐड किया है, तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है और इसमें वाटर की सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं हो रही। वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इसके अंदर चेंज नहीं हो रही और बहुत थोड़ी क्वांटिटी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोनियम आयंस के अंदर। तो हम जब इस इक्वेशन के ऊपर इसका रेट और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो वी अज्यूम दैट दिस वाटर की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं हो रही, और इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे इन ऑर्डर टू मेक आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी। तो हम क्या करते हैं कि हमने इसको एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम इसके ऊपर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये के ए जो है, के ए इसके ऊपर जो है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आपके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये मैं आपको प्रीवियस दिखा भी देता हूँ। वैसे तो प्रीवियस ये हमने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जो है ये अगर हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन का कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर अकॉर्डिंग टू देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स आएगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की प्रोडक्ट्स ये हैं। तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट में मैंने कहा कि वाटर को हमने एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और वो इट इज़ इनफ, इट इज़ सफिशेंट। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है एक, तो पहली बात ये, और इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो फिर ये इक्वेशन हमारी इस तरीके की कन्वर्ट हो जाती है कि ए इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी पी एच इज इक्वल टू, यानी पी एच हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो इनको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। हाइड्रोनियम आयंस ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच ए ऊपर चला जाएगा, ए नेगेटिव जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हमने रीअरेंज किया, हाइड्रोनियम आयंस को एक तरफ ले गए। अब हाइड्रोनियम आयंस का हमने क्या किया, इसका लॉग ले लिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, अगेन मैं आपको ये रिपीट कर दूं कि ये हाइड्रोनियम आयंस असल में आपके हाइड्रोजन आयंस हैं, फ्री हाइड्रोजन आयंस हैं, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके इसको हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कॉमनली हाइड्रोजन आयंस जो है वो नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये लॉग, हमने इस हाइड्रोनियम आयंस का लॉग ले लिया और इधर हमने दोनों साइड की, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड की हमने जो है वो लॉग ले लिया, लेफ्ट साइड का भी लॉग ले लिया, राइट साइड का भी लॉग ले लिया। ये आपके सामने वैल्यू, ये जो आपके सामने आ रही है प्लस क्यों आ रहा है? ये प्लस इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और ये लॉगरिथम स्केल का ये रूल है, जब मल्टीप्लाई हो रही होती है चीज़ और उनका आप लॉग लेते हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। जब लॉग फॉर्म में आप इनको लिखते हैं तो ये प्लस हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रही होती हैं तो ये माइनस हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो ये प्लस हो जाती हैं। अब के ए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हो क्या रहा है, लॉग हाइड्रोनियम आयंस इज इक्वल टू लॉग के ए प्लस लॉग एच ए ओवर ए नॉट। ये आपकी ए जो आपकी बेस है, कंजुगेट बेस, और ये आपका वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आप क्या करें, नेक्स्ट आप इसको, इन दोनों साइड को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। हम -1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हमने इस चीज़ को कन्वर्ट करना है पी एच के अंदर, और हमें पता है
कि पीएच जो है वो असल में नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस को कहते हैं। इसी वजह से हमने दोनों साइड को -1 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आपकी पीएच में कन्वर्ट हो गई। नेगेटिव लॉग के ए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, इसको हम कहते हैं पी के ए, ठीक है। ये नेगेटिव लॉग के ए, इसको पी के ए कहते हैं। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का अगर हम लॉग ले लें तो ये पी के ए कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस विल रिमेन द सेम, नेगेटिव लॉग 10 एच ए ओवर ए नॉट, ये इसी की इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करें, इनको थोड़ा रीअरेंज कर लें। इस माइनस को अगर मैं प्लस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी और एच ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम इस बेसिक जो केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम जो वीक एसिड को वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं और वीक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कंजुगेट बेस के अंदर। अगर हम इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लें और उसको फिर हम रीअरेंज करके लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको रीअरेंज कर दें, तो फिर इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है, विच इज़ द सेम कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वीक एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये आपकी है डेरिवेशन ऑफ हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। अच्छा, ये जो आपको सेम ये इक्वेशन है जो कि हमने प्रीवियसली डिराइव की थी एसिड के लिए, ये एसिड के लिए हमने वीक एसिड के लिए ये डिराइव की थी हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ऊपर कंजुगेट बेस है और नीचे वीक एसिड है, ठीक है। कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वीक एसिड की कंसंट्रेशन। सो अगर हमारे पास वीक एसिड की जगह वीक बेस है, क्योंकि आगे हम अभी डिस्कस करते हैं कि जब आप बफर बनाते हैं तो हमारे पास एसिडिक बफर्स भी होते हैं और बेसिक बफर सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो बेसिक जब बफर होगा तो उसके अंदर वीक बेस होगी और उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो होगा, ठीक है। तो इस केस में वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, जब वीक बेस होगी तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी की ये इक्वेशन जो है यहाँ डिराइव की हुई है, सेम वही फार्मूला है, सेम वही चीज़ है। आपने शुरू में इक्वेशन और इसके ऊपर के आपने बेस का जो है वो फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से यहाँ जो है अब आप चेक कर सकते हैं कि पहले उन्होंने लॉग ले लिया, पहले नेगेटिव लॉग ले लिया, बाद में उन्होंने हाइड्रोजन को अलहदा किया और फिर पी के ए और पी एच को फिर बाद में अरेंज किया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि आप पहले इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर लें, फिर इसको नेगेटिव लॉग में कन्वर्ट करें, ठीक है। पहले इसका नेगेटिव लॉग ले लें, फिर आप इसको अरेंज करें, फिर अरेंज करने के बाद पीएच को एक तरफ ले आएँ और फिर पीके को उस साइड पे ले आएँ। तो अगेन बात यही है कि जब आप इसको हल करेंगे तो एंड यही होगा कि आपके पास वीक एसिड, वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड, वीक बेस और कंजुगेट एसिड वही चीज़ है जो कि हमारे पास यहाँ है, वीक बेस और ऊपर कंजुगेट एसिड। इस तरीके से आपका ये डिराइव हो जाएगा। ये सेम इक्वेशन है, आप चाहें तो वो इस तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते हैं कि आप पहले उसको, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर आप जो है वो ये अप्लाई करें, फिर हाइड्रोजन को एक तरफ मूव कर लें, फिर उसके ऊपर आप पीएच उसका नेगेटिव लॉग ले लें और नेगेटिव लॉग लेके वो पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बकिया जो है वो इसी तरीके से हल हो जाएगा। आई प्रेफर दिस वे कि आप इस तरीके से कर लें, दोनों तरीके जो हैं वो करेक्ट हैं और अल्टीमेटली फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो यही इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब हम मैयर कैसे कर सकते हैं पीएच को, मैयर क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप पीएच को मैयर इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ख़ास तौर पे जब आप मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और आपने पेशेंट को इंजेक्ट करनी है तो मेडिकेशन जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस हैं या ड्रिप्स हैं, वो उनका पीएच सेम होना चाहिए आपके ब्लड के साथ, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जब आपने इंजेक्टेबल्स पेरेंट्रल सप्लाई करने हैं
तो उनका पीएच जो है वो आपने पहले कैलकुलेट करना है और उसको मेंटेन करना है एज क्लोज टू द बॉडी फ्लूइड, ठीक है, आपके ब्लड के बिल्कुल पीएच के बराबर उसका पीएच होना चाहिए। और खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन हो जाए, कंटेमिनेशन की वजह से पीएच कम या ज़्यादा हो जाए, तो हम फिर अपनी फॉर्मुलेशंस के अंदर बफर सिस्टम्स भी ऐड करते हैं। बफर जो है वो पीएच को चेंज होने से जो है वो बचाते हैं, ठीक है। तो पीएच कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से कॉमनली यूज़ तरीका जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड मेथड है। इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ की जाती है। सिंपल सा इस तरह का अपरेटस है आपके सामने, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक आपका ग्लास ट्यूब इलेक्ट्रोड होता है। तो प्रोसीजर सिंपल सही है कि आपने जो भी सोल्यूशन है उसको एक बीकर में ले लिया, उसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड आपने इंसर्ट कर दिए, यहाँ से जो है वो इसकी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी, आपको बता देगा कि इसका पीएच क्या है। मैकेनिज़्म क्या है इसका? मैकेनिज़्म ये है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और उसकी एक डेफिनेट वोल्टेज वैल्यू है, ठीक है। जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये एक इसकी रेफरेंस वैल्यू है और ये कंटिन्यूस सेम वोल्टेज के ऊपर सेम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जो दूसरा है हमारा जो सैंपल इलेक्ट्रोड है, ये ग्लास ट्यूब इलेक्ट्रोड होता है। ग्लास ट्यूब होती है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है और जब ये आप इंसर्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतने ज़्यादा ये हाइड्रोजन आयन्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस ट्यूब की तरफ मूव करेंगे और मूव करने की वजह से इस सोल्यूशन के अंदर एक ग्रेडियंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। सो होता क्या है कि ग्रेडियंट फॉर्म होना शुरू हो जाता है और ग्रेडियंट फॉर्म होने की वजह से आपका ग्रेडियंट फॉर्मेशन ड्यू टू हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन, ठीक है। सो आपका ये हाइड्रोजन आयन्स की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन आयन्स जो है मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द ग्लास ट्यूब और उसकी वजह से ग्रेडियंट बन जाता है और ग्रेडियंट की वजह से उसके अंदर एक वोल्टेज जो है वो डिटेक्ट होता है, जो आपका वैल्यू आपकी ये जो सैंपल इलेक्ट्रोड है ये इसको कैलकुलेट करता है। फिर डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सैंपल इलेक्ट्रोड जो है ये इसकी डिफरेंस के अगेंस्ट कैलकुलेशन की जाती है और वो ये डिवाइस जो है ये कैलकुलेट करके आपको बता देती है कि आपकी सोल्यूशन के अंदर कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतना ही कम पीएच जो है वो आपके सामने शो होगा और उतना ही वोल्टेज ग्रेडियंट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और सिंपल आसान तरीका ये कि आप ये टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं, इंडिकेटर स्ट्रिप्स हैं, टेस्ट स्ट्रिप्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। दे आर लेस प्रिसाइज क्योंकि आप इसके अंदर जो है वो खुद से कैलकुलेट करते हैं। टेस्ट स्ट्रिप को डिप करते हैं, डिप करने के बाद उसका जो कलर है कलर को मैच करते हैं अपने स्केल के साथ। ये देखें आपके सामने इस तरीके का भी स्केल नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर एरर भी हो सकता है, एरर ये हो सकता है कि मैच करते हुए कलर बहुत करीब करीब है और आप जो है वो सही तरीके से मैच नहीं कर पाते, तो फिर तब भी कैलकुलेशन सही नहीं हो पाती। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये हम जो इंडिकेटर स्टेप्स हैं इनको ज़्यादा प्रिसाइज या एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं करते। हाँ, जनरल आइडिया लेने के लिए या लैब में हम जब टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम ये टेस्ट स्ट्रिप्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने डिफरेंट पीएच की देखें कंडीशंस जो है वो मेंशन्ड हैं कि बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता है, 7 यहाँ लिखा हुआ है आगे 7.35 से 7.45 तक की रेंज में नॉर्मल पीएच जो है वो हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है। कितना ये डेलिकेट सिस्टम है कि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो ये एसिडोसिस की तरफ चला जाता है। 7 से अगर कम हो जाए यानी एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाए तब भी आपकी बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर पाती और 7.8 से ज़्यादा हो जाए तब भी आपकी बॉडी जो है वो इसको टॉलरेट नहीं करेगी। सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस एंड गिव पेशेंट्स मेडिकेशन, स्पेशली अगर इंट्रावीनस या इंजेक्टेबल आप मेडिकेशन दे रहे हैं तो दोज शुड बी बफर्ड और उसका जो पीएच है वो आपके नॉर्मल पीएच रेंज के अंदर होना जो है वो लाजमी है। तो बफर्स हैं क्या असल में? बफर्स are the substances are the mixtures which resist the change in the pH. These are the solution
which resists the change in pH when small amount of acid or base or alkali is added to it. So ये ऐसे solution होते हैं, अगर उनके अंदर कोई acid या small amount का base इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये pH को resist करते हैं। ये एक हद तक resist करते हैं और उस हद के बाद जो है इनकी बस हो जाती है कैपेसिटी, और ये जो है फिर pH को मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, सो इनकी एक होती है बफर कैपेसिटी, यानी कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और चेंज इन पीएच को ये रेजिस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी होती क्या है, असल में इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन करना होता है। एसिड डालें तो उसको न्यूट्रलाइज करना है और बेस डालें तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो जितना ज़्यादा इन बफर की कंसंट्रेशन होगी, इनकी कंस्टिट्यूएंट्स की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा इनकी बफर कैपेसिटी होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक दो स्लाइड्स के अंदर कि बफर कैपेसिटी असल में होती क्या है। सो ये देखें अल्लाह ताला का क्या ज़बरदस्त निज़ाम है कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, कोई एसिडिक चीज़ खा लें, फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस है, पिकल जूस है, तो क्या आपकी ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं होता, वो ब्लड जो है वो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है और मेंटेन रखता है अपने पीएच को। सिमिलरली कोई अगर बेसिक चीज़ आप जो है वो इंजेस्ट कर लें, तब भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि जो एक्सेस हाइड्रोक्साइड आइंस या हाइड्रोजन आइंस जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पीएच को एक इतने नैरो रेंज के अंदर 0.10 रेंज के अंदर जो है इसको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, सो एक ये बफर आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल बफर्स हैं, और नेचुरल बफर्स जो हैं ये पहली दफ़ा हैसलबैक ने इसको फाइंड आउट किया था। इसी वजह से वो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन जो है उसको नाम दिया गया है, बिकॉज ये क्लिनिकली बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी हैसलबैक की तरफ से। अच्छा, सो हमारी बॉडी के अंदर बफर्स हैं क्या? असल में ब्लड के अंदर जो बफर है वो आपका बाइकार्बोनेट आपका आयन है। ठीक है, आपके कार्बोनिक एसिड है, बाइकार्बोनेट आयन है। ये दो जो चीज़ें हैं ये आपकी ब्लड के अंदर एसिड को मेंटेन कर रही हैं और आपकी जो एक्सेस हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन है ये इसको न्यूट्रलाइज कर रही हैं। इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं इस जगह से, ये जो नीचे वाला है। ठीक है, तो असल में बात क्या है, जब हाइड्रोजन एसिड क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, एसिड वो होता है जो कि हाइड्रोजन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस क्या होता है जो कि हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, और अकॉर्डिंग टू लोरी ब्राउनस्टेड वो हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नॉनदलेस अगर हम बेस वाटर के अंदर डालते हैं तो बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस बनाता है, और अगर एसिड होगा तो वो हाइड्रोजन आइंस जो है वो बनाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आइंस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, अब आप इन हाइड्रोजन आइंस को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन आइंस जो है बॉडी, आपने कोई एसिड चीज़ खा ली है, एसिडिक चीज़ आपने इंजेस्ट की है, अब बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। अब इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ने कम होना है। कम कैसे होगी? ये कम होगी जब ये रिएक्ट करेगी बाइकार्बोनेट के साथ। जब ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोनिक एसिड के अंदर। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है ये दोबारा से क्या कर सकता है, ये कार्बोनिक एसिड जो है दोबारा से बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन जो है इसका रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी करती क्या है, जब आप कोई चीज़ एसिडिक चीज़ खाते हैं तो ये एसिडिक का जो प्रोटॉन होता है ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बॉडी क्या करती है कि इस कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं ब्लड के अंदर। ब्लड हमारा मूव करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और फिर मूव करता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सचेंज हो जाती है और ये एक्सहेल आउट हो जाती है थ्रू योर माउथ एंड थ्रू योर नोज। तो हो क्या रहा है
एसिडिक चीज़ बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगी, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट हो जाएगी बॉडी से थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये तो तरीका है जब एसिडिक कोई एसिडिक चीज़ आ जाए, ड्रॉप इन पीएच हो। मैंने आपको लास्ट टाइम पीएच में बताया था कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पीएच कम होता है, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसको हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए कंजुगेट बेस के साथ रिएक्ट करवाया। अब ये जो है ये कंजुगेट बेस है और ये उसका वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और ये उसका कंजुगेट बेस है। क्यों कंजुगेट बेस है? क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन जो है वो डोनेट हो गया है और ये कन्वर्ट हो गया है बेस के अंदर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। हमारी ब्लड के अंदर जो कंजुगेट बेस है वो है बाइकार्बोनेट आयन। ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड के अंदर और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगी बॉडी से। ये तो काम हो गया जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एसिडिक चीज़ आ जाए। अब हम देख लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बेसिक चीज़ आ गई। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोक्साइड कोई ऐसी बेस चीज़ खा ली है, बेस खाने की वजह से हाइड्रोक्साइड बॉडी के अंदर बढ़ गया है। अब इस हाइड्रोक्साइड की वजह से होना क्या है, पीएच जो है वो इंक्रीज होना है, बढ़ना है। अब हम बॉडी ने करना क्या है, बॉडी ने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ने देना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा 7.8 से आगे जाएगा तब डेथ हो जाएगी। तो इसको कम करना है, इस पीएच को कम करना है। इस OH नेगेटिव आयंस जो आपके ज़्यादा आ गए हैं इनको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? आपके पास जो है ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, तो पहले ये यूं चल रहा था, लेफ्ट से जब एसिड चीज़ खाई थी तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। अब क्या हो गया, अब बेस आ गया। बेस जब आएगा तो ब्लड के अंदर वीक एसिड भी है, ये वीक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ये जो हाइड्रोजन आयन अलहदा हुआ है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बना देगा। दैट इज हाउ बॉडी maintains the pH both when the acid is introduced and the base is introduced into the blood। जब एसिड आएगा तो इस तरफ जाएगा और जब बेस आएगी तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कार्बोनिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है। कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट कर देगा बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से मूव करेगा इस साइड पे। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और ये इसको कर देगा न्यूट्रलाइज। सो दैट्स हाउ ब्लड मेंटेन्स द पीएच एंड these are the systems, these are the constituents of the buffer system in our body. The constituents of the buffer system in our body are carbonic acid, bicarbonate ions और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बात है जब हायर पीएच होगा तो उसकी रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाएगी। एक बात मैं बताना भूल गया था, यहाँ जो है इस तस्वीर में आपने देखा होगा कि अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये अल्कलोसिस की तरफ चला जाता है। कुछ हमारे डिजीज़ होते हैं जिसके अंदर ये अल्कली जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। एसिडोसिस हो सकता है, आपने सुना हो या आगे आप पढ़ेंगे। डायबिटीज़ के अंदर जो है ख़ास तौर पे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये कॉमन बीमारी है। मैं लिख देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस असल में होता क्या है कि जब डायबिटीज़ होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कीटोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वो कीटोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और इसी की वजह से ब्लड जो है वो आपका एसिडिक, आपकी ब्लड के अंदर जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस और इसको कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो हमारे डिफरेंट डिजीज़ के अंदर जो है ये ब्लड की बफर सिस्टम जो है ये बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो सिस्टम है और ये इफ़ेक्ट होता है, इस वजह से पीएच जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, अब कुछ मेडिसिन हैं ये आप प्रिपेयर भी करेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले
लेक्चर्स के अंदर अगले सालों में एंटासिड्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। हो सकता है आपने इस्तेमाल भी किए हों। म्यूकेन सिरप है और डिफरेंट जो है हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें है क्या, इनके अंदर कार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होती हैं। तो ज़्यादा कॉमनली जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो है क्या इसके अंदर कि जो एसिड ज़्यादा एसिड जब होता है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम ये सॉल्ट्स ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ ये मेंशन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट देखें हमने ऐड किया, स्टमक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, और बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। अगेन वही चीज़ हो रही है यहाँ कि कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर एक्सहेल आउट हो जाएगी। ठीक है, सोडियम जो है उसी तरीके से हमारी मूव कर जाएगा लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। सही है। सो ये बेसिक मैकेनिज्म है। एंटासिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे कम्बैट, दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस स्टमक एसिड, और ये बफर्स के तौर पे काम करते हैं। ये न्यूट्रलाइज करते हैं आपकी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैनी ओवर द काउंटर एंटासिड्स वर्क सिमिलरली टू ब्लड बफर्स। ब्लड में भी हमारे बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है, इसके अंदर हम बाहर से सॉल्ट जो है वो दे रहे हैं, और इनमें कुछ एक आयंस, एटलीस्ट एक आयन होता है जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है, और एब्जॉर्ब करके पीएच को जो है वो दोबारा से इंक्रीज करवा देता है। क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर पीएच जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसमें कोई ना कोई आयन होता है, इसमें देखें बाइकार्बोनेट आयन है, इसमें कार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको खाना खाने के बाद या वैसे ही मैदे में जलन का एहसास हो रहा हो और एसिड ज़्यादा बन रहा हो, एसिड ज़्यादा बनने की वजह से रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, और हार्ट बर्न, सीने में अक्सर कहा जाता है कि जलन हो रही है। तो इस जलन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जलन हो क्यों रही होती है, वो एसिड ज़्यादा होने की वजह से हो रही होती है। एसिड ज़्यादा होने में होता क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो आपने करना क्या है कि वो इस तरह के सब्सटेंस ऐड कर देने जो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर दें। बस ये काम है एंटासिड का। ठीक है, तो ये लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं हार्ट बर्न के अंदर। फाइनल हमारे पास कुछ एसिडिक बफर सॉल्यूशंस भी हैं और कुछ अल्कलाइन या बेसिक बफर सॉल्यूशंस भी होते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका पीएच लेस देन 7 होता है। ये बनते किस तरह हैं? अच्छा, ये बनते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, और एसिडिक एसिड का एक सॉल्ट, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट। ठीक है, सो आप करते क्या हैं, एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट इन दोनों का सेम कंसंट्रेशन, सेम मोलर, इक्वी मोलर या इक्वल मोलर कंसंट्रेशन इन दोनों की मिला देते हैं। और यहाँ आगे मेंशन भी किया हुआ, इट वुडंट मैटर व्हाट द कंसंट्रेशंस वर, इक्वल होनी चाहिए इन दोनों की, 1:1 इक्वल रेशो जो है वो हम आपस में मिला देंगे। क्या मिला देंगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें, अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन, उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ द वीक बेस। इस केस में क्या है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड। सही है, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये देखें, हम अगर एसिडिक एसिड सोडियम एसीटेट को आपस में मिला देते हैं तो पीएच जो है उसकी तकरीबन 4.76 के हो जाती है, और ये क्या करेगी, ये रेजिस्ट करेगी पीएच को। तो बेसिकली हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन, इन दोनों को आपस में मिक्स करके पीएच को जो है वो मेंटेन करते हैं अराउंड द फिजियोलॉजिकल पीएच। ठीक है, अराउंड द पीएच ऑफ द ब्लड। सो पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, अगर आप पीएच को चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये एसिड, वीक एसिड और ये जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, इन कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि एसिड चेंज कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक एसिड है तो ऑब्वियसली बात है कि पीएच जो है फिर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। तो आप फिर क्या करें,
कि या तो रेशियो ऑफ एसिड और सॉल्ट को चेंज कर लें या फिर डिफरेंट एसिड सेलेक्ट कर लें और उसका सॉल्ट ले लें। तो यहाँ एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो इसकी जगह आप और भी कोई कार्बोनिक एसिड है या कोई और वीक एसिड है उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा है ये अल्कलाइन बफर सॉल्यूशंस। अल्कलाइन बफर सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया कि वीक बेस है और वीक बेस जो है उसका यही एक सॉल्ट है। तो हमारे पास अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो वीक बेस है और इस अमोनिया का सॉल्यूशन का अगर हम सॉल्ट ले लें तो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। अगेन वही बात है कि इन दोनों को आपने कितना मिक्स करना है, अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड को कितना मिक्स करना है, ये इक्वी मोलर या इक्वल मोलर प्रोपोर्शंस में होगा। Again, it doesn't matter what concentrations you choose as long as they are the same, 1:1, 2:2, 3:3, सेम रेशो के अंदर जो है वो आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसमें थोड़ी चेंजिंग करके हम देखते हैं अगर आपने पीएच को थोड़ा सा चेंज करना है या फिर आप अगेन बेस चेंज कर दें, कोई स्ट्रॉन्गर बेस ले आएँ अगर आप जो है वो पीएच को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो अब फाइनल हमने डिस्कशन जो करनी है इस टॉपिक के लास्ट में वो है कि बफ़र काम किस तरह करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी है ब्लड की। ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, एसिड के अंदर हाइड्रोजन के साथ और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सेम ये वही प्रोसीजर है। और फॉर एग्जांपल यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिखा कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दी अपने सोल्यूशन के अंदर, बफर के अंदर, और बफर आपने कैसे बनाया हुआ है, बफर वीक एसिड, एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट सोडियम एसीटेट, इसे आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो होगा क्या, होगा ये कि जो आपने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऐड किया, ये रिएक्ट कैसे करेगा, एसिटिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट आयन के अंदर और हाइड्रोजन आयन जो है इसका अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आपकी हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बना देगा H2O। सही है, तो एक स्टेप इसके अंदर मैं यहाँ और ऐड कर सकता हूँ इससे पहले, बल्कि इससे पहले अगर मैं ये ऐड कर दूँ कि CH3COOH, ये पहले कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव में प्लस हाइड्रोजन प्लस आयंस। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद जो है वो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं, ये हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास वाटर बन जाएगा और एसीटेट आयन जो है इसके अंदर आ जाएंगे। सो द एडेड हाइड्रोक्साइड जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की थी वो असल में क्या हुआ, वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिल रहा है और वाटर बना रहा है और एसीटेट आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज इन पीएच को रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि बेस डालने की वजह से पीएच ने इंक्रीज होना था, अब इंक्रीज नहीं होगा। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, अगेन वही बात है जो कि हमने अपने ब्लड की केस में देखा था कि इसके साथ एसीटेट आयन जो हैं वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करने के बाद एसिटिक एसिड बना देंगे। ब्लड के अंदर जो है वो कार्बोनिक एसिड बन रहे थे, बाइकार्बोनेट और एडेड हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहे थे। इस केस के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड बना देंगे और पीएच जो है वो रेजिस्ट हो जाएगी। ये आपको इक्वेशन फॉर्म में नज़र आ रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ शो हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, वीक एसिटिक एसिड का वाटर में सोल्यूशन है और हाइड्रोनियम आयंस और एसीटेट आयंस बन रहे हैं। तो अगर ज़्यादा इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस चले गए हैं या आपने एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है तो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके ये एसिटिक एसिड बना देगा और अगर बेस है तो ये फिर वाटर और एसीटेट आयंस बना देगा, जो कि हमने यहाँ प्रीवियसली डिस्कस किया। यही चीज़ जो है वो यहाँ शो की जा रही है। ठीक है, और सेंटर में क्या होगा, ये बफर सॉल्यूशन जो है वो इक्वल आपकी कंसंट्रेशन होगी एसीटेट आयंस और एसिटिक एसिड। सही है, अच्छा सेम यही चीज़ है हमारा अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड।
अमोनिया के अंदर जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर किया जा रहा है तो फिर ये इसके साथ रिएक्ट करके इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर रही है। और अगर हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये अमोनियम आयन्स जो हैं वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके वाटर बना देगा और अमोनिया जो है हमारे पास बन जाएगा। अब इस सब के अंदर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने कहा कि बफर सोल्यूशन हम बनाना चाह रहे हैं तो बफर सोल्यूशन के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें, वीक एसिड चाहिए और वीक एसिड का सॉल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रीवियस देखें बफर की डेफिनेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया कि वो कैसे बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड, यहाँ डेफिनेशन मैंने आपको बताया वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब ये एसिड और कंजुगेट बेस, ये जब आप वीक एसिड ऐड करते हैं ना तो इस वीक एसिड से खुद ही कंजुगेट बेस बन जाती है। जब उसकी हाइड्रोजन आयन वो डिसोसिएट करता है तो ये कंजुगेट बेस बन जाती है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने जब एसिड्स बनाए हैं तो हम यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो आपके बफर सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर वीक एसिड और सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस जगह भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वीक बेस और उसका सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी वही चीज़ है। तो अब ये आपके सामने इक्वेशंस हैं और ये आपके सामने मैकेनिज्म है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जाता है तो किस तरीके से न्यूट्रलाइज होता है। इन सारी इक्वेशंस के अंदर कहीं भी आपको ये सोडियम एसीटेट यूज़ होता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आपको सिर्फ एसिटिक एसिड की ही ये इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। यहाँ देखें, अमोनियम क्लोराइड की कोई आपको इक्वेशन नज़र नहीं आ रही, अमोनिया ही यूज़ हो रहा है। तो अगर खाली अमोनिया ने यूज़ होना है या फिर एसिटिक एसिड ने ही यूज़ होना है तो हम ये ऐड क्यों कर रहे हैं, ये बिला वजह ऐड कर रहे हैं क्या, या फिर इसका ऐड करने का कोई फ़ायदा है? यहाँ शो नहीं हो रही, लेकिन सेम यही इक्वेशंस, सेम यही मैकेनिज्म सोडियम एसीटेट के साथ भी होता है। सोडियम एसीटेट का सोडियम अलहदा हो जाता है और एसीटेट आयन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बना देता है। ठीक है, और इसी तरीके से सेम आपका अमोनियम क्लोराइड सेम इसी तरीके से एक्ट करता है। असल में इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्वेश्चन ये था कि हम ये सॉल्ट क्यों डाल रहे हैं। हम खाली वीक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वीक एसिड से खुद ही कंजुगेट बेस बन जानी है। हम सॉल्ट इस वजह से ऐड कर रहे हैं बिकॉज इसकी वजह से बफर की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी होती है कि आपकी सोल्यूशन के अंदर कितने ज़्यादा एसिटेट आयंस हैं और कितना ज़्यादा एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा ये एसिटेट आयंस होंगे ये इतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देंगे एसिटिक एसिड के अंदर, और जितनी ज़्यादा आपके ये एसिटिक एसिड होगा ये उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना सकेंगे और एसिटेट आयंस बना सकेंगे। तो हम सोडियम एसिटेट ऐड क्यों कर रहे हैं या हम सॉल्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ये हमने हैंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के अंदर भी डिस्कस किया था ये। तो अगर ये कंसंट्रेशंस हमारी ज़्यादा होंगी, कंजुगेट बेस की और वीक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस और जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस को, या मैं इन दी अदर वर्ड्स ये कह सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर सकेंगी आपकी कंजुगेट बेस और वीक एसिड, सिमिलरली फॉर बेसिस, उतनी ही ज़्यादा हम कह सकते हैं आपकी सोल्यूशन की इस बफर की बफर कैपेसिटी है। क्योंकि आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हो रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज आयंस हो रहा है और आपका वीक एसिड हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा ये न्यूट्रलाइज करेंगे और उतनी ज़्यादा पीएच को चेंज में रेजिस्ट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो अगेन मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर लें, मैं आपको जवाब लिख के दे दूंगा। अगर ज़्यादा मसला समझ नहीं आ रही होगी तो दोबारा से इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन दोनों पहले पार्ट 1 को देख लें, फिर पार्ट 2 को जो है वो इसको कंटिन्यू कर लें तो इससे सबको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।